नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर इमरजेंसी में लोन लेने की जरूरत पड़ जाए तो आप सिक्योरिटीज जैसे कि म्यूचुअल फंड या फिर शेयर की एवज में भी लोन ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड पर लोन लेना कितना आसान है, क्या आपको ऐसा लोन लेना चाहिए और कर्ज लेने से पहले रखें किन बातों का ध्यान। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं शो में शामिल प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। नमस्कार प्रतिभा, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। प्रतिभा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब जरूरत आ पड़ती है तो लोन लेना एक विकल्प रहता है। हालांकि हम अपने शोज के जरिए फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत को हमेशा बताते हैं, पर लोन मैनेजमेंट भी उसका एक अटूट हिस्सा है। अगर आप जिम्मेदारी से प्लानिंग के साथ लोन लें तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि लोन अलग अलग जो सिक्योरिटीज है उसके एवज में भी लिया जा सकता है। खास तौर पर किसी ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है या फिर शेयरों में उनका निवेश है, तो म्यूचुअल फंड के बदले लोन की खासियत क्या है? तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज होता है, एक सिंपल तरीके से ये समझना है हमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। सब जानते हैं कि एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स और शेयर के इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट भी मिल सकता है। ये काफी तक लोग नहीं जानते हैं। तो जो हमारा सिक्योरिटीज होता है, म्यूचुअल फंड और शेयर्स का इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास एक विकल्प ये है कि हम उसको बेच दें, हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करें। लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जिट क्लॉज हो सकते हैं, टैक्सेशन हो सकता है, और एक बार आपने अगर तोड़ दिया इन्वेस्टमेंट को, उतना इकट्ठा करना शायद पॉसिबल है, शायद नहीं। बहुत सारे नीड्स आ जाते हैं। सो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर कि अगर आप जरूरी नहीं है कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स डीमैट में है तो ही मिलेगा। आपका डीमैट में है, फिजिकल में है, जैसे भी है म्यूचुअल फंड्स, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। ये घर में बैठे बैठे ऑनलाइन भी मिलता है, एनबीएफसी के थ्रू करेंगे तो हाफ एन आवर के अंदर आपको एक ओडी लिमिट मिल जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि जब आपको जरूरत पड़े तब जाके आप ओडी लिमिट को एक्टिवेट करें। पहले से अगर आप प्लान करेंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आया और आपको लोन लेने की जरूरत है, तो पहले से एक्टिवेट करके रख सकते हैं। इसका चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है। 1000 रुपीज उसका प्रोसेसिंग फी लगता है, और 500 कैम्प्स कार्बी का वगैरह लगता है। अराउंड 2000 प्लस जीएसटी आप पकड़ लो। एक्टिवेट करके रख सकते हैं। जब आप लोन लेंगे तब से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं आपने आज एक्टिवेट कर दिया तो आपको आज से इंटरेस्ट भरना है। जब एक्टिवेट करेंगे तभी मिलेगा। तो ये बहुत वेल प्लान्ड एक्सरसाइज हो सकता है और बहुत अच्छा विकल्प। बिल्कुल। पर लोन लेने के तो कई विकल्प हैं प्रतिभा। ज़रूरत पड़ती है तो लोग पर्सनल लोन भी ले लेते हैं, या फिर क्योंकि बहुत पॉपुलर लोन है पर्सनल लोन, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड लेना ही आप क्यों सजेस्ट करेंगी? अगर सजेस्ट करेंगी तो क्या इसकी खासियत या फायदे हो सकते हैं? पर्सनल लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो उसमें बहुत प्रोसेस जो है, एक तो अनसिक्योर्ड लोन है तो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा बैंक के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे, 13, 14, 15% डिपेंडिंग ऑन सिबिल स्कोर। तो एक तो आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर से आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन मिलेगा। और उसमें कंडीशंस भी हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फी हो सकता है, आप जब मन चाहे प्री पे कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऐसा है कि आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम हो गया, आपको मतलब अभी चाहिए और आपको पता है कुछ दिनों बाद आपको मिलने वाला है, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज बहुत ही आसान तरीका है। क्योंकि ये सिक्योर्ड अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड या शेयर्स है, तो आपको सिर्फ 9% से लेकर 10.5% तक आपको लोन मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है, अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो आपको ईएमआई भरना है। मतलब आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों भरना है। जितना भी आपने इंटरेस्ट लिया, तो आपने 12 मंथ्स है तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भरना है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं होता। आपने लोन लिया तो सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट आप भरते रह सकते हैं जब तक आपके पास वो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेज हो जाए। तो ये बड़ा एक फायदा हो जाता है। प्रोसेसिंग टाइम कम है, प्रोसेसिंग चार्जेस कम है। और आपने आज लोन लिया, अगर आपने 4 दिन बाद आपको वापस भरना है तो सिर्फ 4 दिन का आपको इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बंद गए हो और आपको 12 मंथ्स 14 मंथ्स का ईएमआई भरते रहना। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग, और कोई टैक्स और एग्जिट लॉस एक्सेट्रा इसके बिना इजीली मिल जाता है। तो हमारा तो यही सजेशन होगा कि अगर हो सके तो आप लैस ही लेना। प्रोसेस वाइज भी सिंपल है, पेमेंट वाइज भी सिंपल है, और जितना टाइम के लिए उतना, मतलब
मनी ऑन टैप बोलते हैं ना, वो वैसा हो गया। तो लोन मिल कितना सकता है? मैं प्रतिभा अब आपसे ये समझना चाहती हूँ, कितना अप्रूव होता है, आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस प्रक्रिया है वो कैसे है? देखिए, कितना पैसा मिल सकता है वो इस पे डिपेंडेंट है, आप किससे लोन ले रहे हो। अगर आप बैंक से लोगे तो अलग लिमिट्स है, अगर आप एनबीएफसी से लोगे तो अलग लिमिट्स है। बैंक के जरिए अगर आप लोन लेना चाहो तो डीमैट वाले सिक्योरिटीज जो है, आपके म्यूचुअल फंड जो डीमैट में होता है, या फिर शेयर्स तो ऑब्वियसली डीमैट में ही होता है, तो आपको 20 लाख तक लोन मिल सकता है। अगर आप फिजिकल के अगेंस्ट लेना चाहते हो लोन तो 10 लाख तक मिल सकता है। लेकिन अगर आप एनबीएफसी से लोगे तो अप टू 1 करोड़ भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको मिलेगा लोन इक्विटीज के मतलब डायरेक्ट शेयर्स के अगेंस्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट और डेट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। तो मेरे पास अगर 1 करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसका 50% सिर्फ मुझे लोन मिल सकता है। तो हमारा ये सुझाव है कि आप पूरा का पूरा 50% का लोन ना ले। अगर आपको लोन लेना अप टू 40% ले ले, मतलब 1 करोड़ आपने अगर मॉर्गेज किया तो आपको 40 लाख तक लोन मिल सकता है एनबीएफसी के थ्रू, तो आप उतना ही ले लें। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड है आपके पास और वो डेट म्यूचुअल फंड को आप मॉर्गेज करके लोन ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट 80% तक मिल सकता है। वहां पे भी यही आपको सावधानी रखना है कि आप लिमिट भले 80% हो, आप सिर्फ 65-70% ले। ये इसलिए कि मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, डेट में इतना नहीं होता बट इक्विटी में होता है। और जब मार्केट टूटता है, गिरता है, तो हो सकता है वो लोग पूछेंगे कि आपका 50% अभी कम हो गया और ज्यादा पैसा भरो, या फिर शेयर्स दो, म्यूचुअल फंड दो, या पैसा भरो। तो वो नौबत ना आए, इसलिए 40%। जहां तक प्रोसेस की बात ओके, है, अब प्रोसेस क्योंकि इसके कुछ करेंगे। राइट, मैं प्रतिभा आपसे जानती हूँ इस प्रोसेस को, क्योंकि जहां तक एक प्योर इक्विटी फंड की बात है तो आपने बताया कि 50% तक आपको यूनिट की वैल्यू तक मिल सकता है लोन। डेट में यही जो लिमिट है 80% तक भी हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ईएलएसएस फंड है, क्योंकि उसका तो लॉक इन होता है 3 साल का, उस केस में क्या सिनारियो हो सकता है? और अगर आप बता पाएं कि हाइब्रिड फंड जैसे होते हैं, अगर किसी के पास हाइब्रिड फंड है तो क्या उसके अगेंस्ट भी लोन लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें इक्विटी और डेट दोनों का कंपोनेंट होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जो ईएलएसएस फंड है वो एक्चुअली रिडीमेबल नहीं है, तो ये बात समझना जरूरी है। सिंपल तरीके से आपको वही फंड के अगेंस्ट लोन मिलेगा जहां पे वो लोग इजीली उसको रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिक्योरिटी रखा है। मान लो किसी कारण इंटरेस्ट नहीं भर पाए तो उनको बेचना पड़ेगा तुरंत का तुरंत। तो जो लॉक इन फंड्स है, ईएलएसएस जैसे फंड्स में आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नहीं ले सकते। जो हाइब्रिड फंड्स है वो टैक्सेशन के लिए भी 65% इक्विटी है, और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में भी इक्विटी मान के चलना पड़ेगा आपको, और 50% तक आपका हाइब्रिड फंड्स में भी मिल जाएगा, लेकिन 50% का लिमिट के साथ आपको लोन मिल जाएगा। ओके, क्या जो सिबिल स्कोर होता है, क्योंकि कोई भी लोन लेने से पहले जो लेंडर होता है, चाहे वो बैंक है या फिर एनबीएफसी है, वो आपका जो सिबिल स्कोर है वो ज़रूर देखते हैं। जो म्यूचुअल फंड के एवज में अगर आप लोन लेते हैं उसको कंपेयर टू पर्सनल लोन सिक्योर्ड लोन माना जाता है। प्रतिभा, तो सिबिल स्कोर कितना मैटर करता है? अगर आमतौर पे लोन लेने जाएं तो सिबिल स्कोर का बहुत महत्व होता है। जैसे आप जानते हैं, पर्सनल लोन, अनसेक्योर्ड लोन में मोर देन 700 इज गुड सिबिल स्कोर माना जाता है। अगर उससे कम है तो लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। लोन मिले तो भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। जैसे आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो रेट थोड़ा बेटर मिल सकता है, लेकिन क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है इसमें सिबिल स्कोर जरूर देखते हैं, लेकिन लैक्स होते हैं, मतलब थोड़ा इजी थ्रेशोल्ड रखा है उन्होंने। जैसे जो एनबीएफसी के साथ हम काम करते हैं वो 500 के सिबिल स्कोर में भी दे देते हैं, क्योंकि वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे नहीं, आपके एसेट के ऊपर लोन दे रहे हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट सिबिल स्कोर का मॉनिटरिंग नहीं करते। करते जरूर है, लेकिन इवन 500 पे आपको मिल जाएगा, लेकिन पर्सनल लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मिल सकता है। प्रतिभा, एक और बात आपसे समझना जरूरी है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव का असर म्यूचुअल फंड के एनएवी पर भी पड़ता है। जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे भी आ सकती है। तो उस केस में अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के तहत जो लोन टू वैल्यू रेशो है उसके तहत अगर लोन लिया है,
क्या उसमें भी इसका इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है? ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कुछ और यूनिट्स ऐड किए जा सकते हैं या किए जाते हैं टुवर्ड्स लोन? Absolutely. This is again a very good question. इसीलिए मैंने बताया था कि इक्विटी का भले ही रूल हो कि आपको 50% तक मिल सकता है, आप 40% ही ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट का उतार चढ़ाव में डाउन भी हो सकता है, तो आपका एनएवी कम हो गया और आपने लोन लिया हुआ है और वो 50% नहीं है। उस केस में आपको ट्रिगर हो जाएगा कि आप ज्यादा म्यूचुअल फंड्स प्लेज करो। अगर आपके पास और म्यूचुअल फंड्स है जो आपने प्लेज नहीं किया है, तो उसको ऐड करके आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको प्रीपे करना पड़ेगा लोन कि 50% की लिमिट में लाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मन में रखना है कि जैसे वो आपका मतलब मार्केट गिरा और आपका एनएवी गिर गया, तो आपको एक कॉल आएगा कि आपका 50% नहीं है। तो दोनों पॉसिबल है, या फिर आपके पास दूसरा म्यूचुअल फंड शेयर्स जो भी है उसको प्लेज कर दो, या फिर थोड़ा सा प्रीपे कर दो ताकि आपका 50% वैल्यू पे वापस आ जाए। दोनों नहीं कर पाए और कुछ दिन का लिमिट देते हैं, 60 डेज 70 डेज, उसके बाद वो आपके जो म्यूचुअल फंड्स है उसको बेच सकते हैं और उनका जो ड्यू है वो लेके बाकी आपके अकाउंट में, मतलब जितना उनका ड्यू है उतना वो बेच सकते हैं, क्योंकि आपने प्लेज किया हुआ। ओके, एक और सवाल प्रतिभा, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम जो अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उनको रिडीम कर देते हैं, और जो हमें मुनाफा हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो हम उससे अपने ज़रूरतें पूरी करते हैं। कौन सा ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब रिडेम्पशन इज बेटर देन एक्चुअली टेकिंग लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, और वो कौन सी कैटेगरी में ज्यादा सटीक और फिट बैठता है? मान लीजिए आपके पास डेट फंड्स है और डेट फंड्स आज की तारीख में आपको दे रहे 7.5 मैक्सिमम 8%। ओके, और आपने डेट फंड्स लिए हुए हैं ये साल में, जहां पे टैक्सेशन का कोई खास बेनिफिट नहीं है। 3 साल भी रखो आप, 5 साल भी रखो, आपके स्लैब के हिसाब से ही आपको टैक्सेशन मिलने वाला। उस टाइम पे इट मेक्स बेटर सेंस कि आप रिडीम कर दे यूनिट्स को, क्योंकि आपको ग्रोथ मिलने वाला है 8% के हिसाब से, गारंटीड 7-8% से ऊपर नहीं जाने वाला है, और आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो 9% है। तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप उसको मॉर्टगेज करें और उसके अगेंस्ट 80% का शेयर ले, क्योंकि आपके जेब से 1% एक्स्ट्रा जा रहा है। डेट फंड में भी अगर आपका पुराना फंड्स है और अभी 2 साल ही कंप्लीट हुआ, मतलब ये रूल चेंज के पहले का फंड है, और अभी आप रिडीम करोगे तो आपको 3 साल खत्म नहीं हुआ, उस टाइम पे आप ले सकते हो, क्योंकि आपका टैक्स बच जाएगा। अदरवाइज पिछले 1 साल में लिए हुए फंड में, डेट फंड में लोन लेना इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा भरने वाले हो। लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे एजुकेशन गोल के लिए वगैरह है, तो एजुकेशन लोन के लिए आप इक्विटी फंड रिडीम करने से अच्छा आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। एक तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और हो सकता है आप 9% से ज्यादा कमा सकते हो इन्वेस्टर रहने के कारण। ओके, आखिरी सवाल प्रतिभा आपसे प्रोसेस की, क्योंकि आप बात कर रही थी, तो इसमें जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बैंक्स के अपने अलग अलग ऑफर्स हो सकते हैं, तो एक अच्छा ऑफर कैसे चूज किया जा सकता है? प्राइमरीली आपको पता करना है कि इंटरेस्ट रेट क्या है। ये इंटरेस्ट रेट अगर आप डिजिटल प्रोसेस में जाते हो, जैसे एनबीएफसी का डिजिटल प्रोसेस होता है, आपको किसी को विजिट करने की जरूरत नहीं, आपके रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है कि वो थोड़ा ज्यादा कम करेंगे। जो रेट लिखा हुआ होता है वही सबको मिलना है, आप इजीली कर सकते हो। मेन थिंग टू चेक इज देयरफॉर कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना ज्यादा या कम है, प्रोसेसिंग फी कितना ज्यादा या कम है। आमतौर पे जब बैंक्स के पास जाते हो तो उनका फिजिकल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है। अगर बैंक के पास आप नॉर्मल पर्सन हो जिसका कंपनी वगैरह नहीं है, तो भी अगर आप ओडी फैसिलिटी मांगोगे तो वो नया अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट, और उसके जरिए आपको ओडी फैसिलिटी देंगे। फिजिकली जाके ये प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी लग सकता है। तो सेकेंड पॉइंट इज टाइम। तो अगर आप ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो एक इंटरेस्ट रेट अगर ठीक है, तो आपका ईज ऑफ ओपनिंग द अकाउंट ये भी देखना जरूरी है। अगर आपका वो दोनों मैच होता है कि आपको आधे घंटे के अंदर लोन मिल रहा है या फिर ओडी फैसिलिटी मिल रहा है और अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मेरे हिसाब से 9% इज अ गुड रेट। 9 to 10.5 आता है, 9% इज अ गुड रेट, एंड प्रोसेसिंग फी भी ज्यादा नहीं लग रहा है, आप इजीली प्रीपे कर सकते हो, तो देन यू शुड गो फॉर दैट, एंड ज्यादा शॉप अराउंड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये कुछ बारीकियां हैं म्यूचुअल फंड के बदले लोन लेने की। बहुत धन्यवाद करेंगे हम प्रतिभा आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
म्यूचुअल फंड गाइड में आज हम खास चर्चा करेंगे फिक्स्ड इनकम की। 2024 में फिक्स्ड इनकम में कहां पर है कमाई के मौके, इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम के को हेड देवांग शाह। देवांग, आपका बहुत स्वागत करते हैं म्यूचुअल फंड गाइड के इस खास कार्यक्रम में। आपसे सबसे इम्पोर्टेंटली समझना हम चाहेंगे 2024 हम फिक्स्ड इनकम के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वाला साल समझ रहे हैं, और वो किन वजहों से हो सकता है, इनकी वजह मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। गुड इवनिंग स्वाति। तो आपने एक्चुअली सही बात बोली कि एक्चुअली हमारा व्यू ऐसा है, जब भी सेंट्रल बैंक या आरबीआई, कोई भी इकोनॉमी की सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स के बारे में सोचते हैं तो 2 से 3 पैरामीटर्स पे काफी फोकस किए जाते हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है जो इन्फ्लेशन रहता है, बिकॉज महामारी कैसी चल रही है। दूसरा एस्पेक्ट है कि इकोनॉमिक साइकिल में ग्रोथ कहाँ दिख रहा है सेंट्रल बैंक को। और तीसरा, जैसे अपनी इकोनॉमी इंडिया के लिए स्पेसिफिकली आरबीआई फोकस करता है कि एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी दिखी जा रही है। अगर मैं आज की सिचुएशन देखूं तो ग्रोथ पे आरबीआई को इतना आई थिंक उनका आउटलुक काफी स्ट्रांग है। उनको कोई भी तरीके से बबल इकोनॉमी हीटिंग अप नहीं दिख रही है। थोड़ा थोड़ा ग्रोथ, आई थिंक हमारा साइकिल, हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि ग्रोथ की पीक साइकिल आ चुकी है, बट ग्रोथ बहुत जोर से कम नहीं होगा। ग्रोथ फॉर द ईयर नेक्स्ट ईयर आई थिंक 6 के आसपास ग्रोथ रहेगा, जीडीपी ग्रोथ नंबर। अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है आरबीआई के लिए, इन्फ्लेशन की जो ट्रेंड दिख रही है, और स्पेसिफिकली कोर इन्फ्लेशन, अगर आप फूड इन्फ्लेशन भी देख लीजिए, ऑयल काफी नीचे आ चुका है, दाम डॉलर टर्म्स में काफी नीचे आ चुके हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन का व्यू देखेंगे नेक्स्ट 12 महीने का, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि इन्फ्लेशन 4 से 4.5 के बीच में रहेगा। और एक्सटर्नल सिचुएशन जो बेसिकली इम्पैक्ट रुपये पे कैसे करता है, बिकॉज अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया, बहुत आउटफ्लोज आ गए, तो आपका करेंसी डेप्रिशिएट होने शुरू हो जाता है, और तभी जनरली आप देखते हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 12 महीने का अगर आप व्यू देखेंगे रुपये पे, तो स्पेसिफिकली हमारा व्यू ऐसा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता रहेगा, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ठीक है, इनफैक्ट फ्लोज आ सकते हैं, बिकॉज हमारी इकोनॉमी, अगर आप दुनिया की सारी इकोनॉमीज में देखेंगे तो अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट सबसे अच्छा है। तो ऑल पर्सपेक्टिव्स पुट टुगेदर, अगर मैं तीनों एंगल से सोचूं तो सेंट्रल बैंकर को कोई भी चिंता अभी इस फिलहाल दिख नहीं रही। अगर तो फिर सेंट्रल बैंक रेट्स के हिसाब से क्या करेंगे? जब इन्फ्लेशन 4.5 पे पहुंच जाता है, और अगर उनका ट्रेंड दिख रहा है कि 4.5 की तरफ ही रहेगा, लॉजिकली अगर आपका ऑपरेटिव रेट आज की तरफ है, रेपो रेट 6.5 है, लेकिन आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत टाइट करके रखी हुई है, तो आरबीआई ने ऑपरेटिव रेट 675 के पास रखा हुआ है। पहले हमारे हिसाब से आरबीआई लिक्विडिटी स्टांस चेंज करके ऑपरेटिव रेट 675 से 6.5 लेके आएंगे, और फिर ये जो 200 बेसिस के रियल रेट है, आपका इन्फ्लेशन 4.5 पे है, आपके रेपो रेट 6.5 पे है, वो बहुत हाई है, और वो इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकते हैं ग्रोथ तरीके से। सो हमारा नजरिया ऐसा है और व्यू है कि जैसे ही फेड रेट कट्स चालू करेंगे, आरबीआई भी डविश हो सकता है, और आरबीआई रेट कट का गाइडेंस दे सकता है। तो 2024 में अगर आप लास्ट 2 साल देखेंगे, फिक्स्ड इनकम फंड्स ने अच्छा रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लास्ट ईयर हैज बीन गुड, आई थिंक अराउंड 7.5 से 8% रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप 2022 देखेंगे तो 2022 में इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल था सारी दुनिया में, इंडिया में भी हुए, यूएस में भी हुए, सब जगह पे। 2023 में कैरी था 7.5 से 8%। गिनाए हैं कि 2024 क्यों फिक्स्ड इनकम के लिए अच्छा हो सकता है। सो हैविंग सेड दैट, क्योंकि हमने सेगमेंट का नाम ही दिया है कि फिक्स्ड इनकम कहाँ है दम, तो कौन से सेगमेंट में, कौन से जगह आपको ज्यादा दम नजर आ रहा है निवेशकों के लिए? हमारा व्यू ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स और गिल्ट फंड्स, ये दोनों हमें ऐसा पर्सपेक्टिव लगता है कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्टर का बन सकता है। हमारा पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है कि मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट आउटलुक अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट महीने में 50 की रेट कट्स हो सकते हैं, और इसीलिए इन्वेस्टर को जो अपनी रिस्क एपेटाइट समझकर ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए। जो इन्वेस्टर अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स में पहले निवेश करता था,
वो टैक्टिकली गिल्ट फंड में पैसे डाल सकता है। जो इन्वेस्टर लिक्विड प्लस मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर सकता था, वो शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए एक तो, सेकेंडली शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स और गिल्ट फंड्स हमको अच्छे लगे। खास एडवाइस वेरी क्विकली डेट इन्वेस्टर्स के लिए उन्हें क्या करना चाहिए अभी? हमारा नजरिया ऐसा है कि हम पीक इंटरेस्ट रेट साइकिल पे आ चुके हैं। आरबीआई यहाँ से रेट हाइक नहीं करेंगे, फेड रेट कट्स चालू हो जाएंगे। हमारा नजरिया वहां पे और व्यू ऐसा है कि अप्रैल से जून 2024 में फेड रेट कट्स चालू हो जाएंगे और आरबीआई भी रेट कट चालू कर सकता है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में। और इसलिए हमारा व्यू इन्वेस्टर्स को ऐसा है कि वो लोग को डेट फंड्स में ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए, एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, और उनका एलोकेशन शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स और जो डेट फंड्स की वोलेटिलिटी समझते हैं उनको थोड़ा एलोकेशन गिल्ट फंड्स में करना चाहिए। तो हमारा पर्सपेक्टिव ये है मार्केट्स के लिए। बिल्कुल, तो डेट फंड में कई मौके नए साल में, और इस पर एक बहुत डिटेल चर्चा हमने की देवांग शाह से। बहुत धन्यवाद करेंगे देवांग हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।